एक जेन्युइन डाउट है और वो डाउट यही है कि सर कैपिटल बजटिंग तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है, पर रिप्लेसमेंट डिसीजन में दिक्कत आ रही है। तो आपके डाउट्स को फुल रिस्पेक्ट है और इसीलिए आपको मैं अभी रिप्लेसमेंट डिसीजन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा और हम क्वेश्चन करके देखेंगे। इससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट डिसीजन का पहले तो मीनिंग याद रखिए कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का मतलब है कि हम एक पुरानी चलती हुई मशीन को बदल के एक नई मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स में बोल रहा हूं, प्लीज मार्क करिए। हम एक पुरानी चलती हुई मशीन को नई मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग कि हमारी पुरानी मशीन डेड हो चुकी है, वो जिंदा ही नहीं है, वो मर चुकी है और अब हम एक नया लाना चाह रहे हैं। तो फिर लाना क्या चाह रहे हैं? फिर तो लाना ही पड़ेगा ना। पर कोई रिप्लेसमेंट डिसीजन कब बोलेगा? जब बोलेगा कि मैं चाहूं तो पुराने को भी चला लूं और चाहो तो मैं नया ले आऊं। दोनों ऑप्शन है मेरे पास, या तो पुराने को ही चलाते रहो और या फिर उसकी जगह नया ले आओ। दोनों ऑप्शन है मेरे पास। दैट केस हम उसे रिप्लेसमेंट डिसीजन बोलते हैं। क्योंकि आप लोग अब अगर मीनिंग नहीं समझोगे ना रिप्लेसमेंट डिसीजन का, तो क्वेश्चन कभी नहीं होने वाला। भूल जाओ, फिर क्वेश्चन होएगा आपसे। तो इस मीनिंग को गार्ड बना के दिमाग में ध्यान रख लो कि रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पुरानी चलती हुई मशीन को हम लोग एक नए मशीन से बदलना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? इससे आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि हम चाहे तो ओल्ड मशीन को ही चलाते रहें और हम चाहे तो उसको नई मशीन से, मतलब नई मशीन ले आए उसकी जगह और ओल्ड को हटा दें। चाहो तो ओल्ड को ही चला लो और चाहो तो नया ले आओ। ठीक है ना? इस तरह से दो मशीन के बीच में हमें डिसाइड करना है कि ओल्ड अच्छा है या न्यू अच्छा है। जस्ट लाइक आप लोग न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्वेश्चन करते हो कि ए मशीन अच्छा है या बी मशीन अच्छा है, तो जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा वो आप चूज कर लो। तो वैसे ही रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या है? ओल्ड मशीन अच्छा है या न्यू मशीन अच्छा है, जिसका एनपीवी ज्यादा है उसमें से चूज कर लो। या कंपैरिजन ऑफ एनपीवी होना है बिटवीन ओल्ड मशीन एंड न्यू मशीन। अच्छा, मान लीजिए जैसे ओल्ड मशीन की जो लाइफ है ना, वो 5 इयर्स है। ये 5 इयर्स स्टूडेंट्स, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि मशीन टोटली 5 साल चलेगी। हम रिमेनिंग लाइफ की बात कर रहे हैं कि ओल्ड मशीन जितने साल चलनी थी वो चल गई, पर अब और कितने साल चलेगी, वो है ये 5 इयर्स रिमेनिंग लाइफ। और हम बोल रहे हैं कि न्यू मशीन लाओगे तो वो भी 5 साल चल जाएगी। ये लाइफ स्टूडेंट्स दोनों मशीन का इक्वल होना जरूरी है कि ओल्ड मशीन हो या न्यू मशीन हो, दोनों की लाइफ इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ तो सर क्या होगा? अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर उस केस में आपको EANPV लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? EANPV। ENPV याद है ना? लाइफ डिफरेंट होती है तो NPV को क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका EANPV आता है। तो याद रखिएगा, लाइफ अगर सेम है तो अलग सोल्यूशन है, और लाइफ अगर सेम नहीं है तो फिर अलग सोल्यूशन है। तो अभी फिलहाल मैं मान रहा हूं कि लाइफ सेम है। अच्छा, लाइफ स्टूडेंट्स अगर दोनों मशीन की 5-5 साल है तो अब हमको इनका एनपीवी निकालना है। तो न्यू मशीन में तो 5 इयर्स पूरा न्यू ही है, और ओल्ड मशीन में हमने बोल दिया कि रिमेनिंग लाइफ जो बची हुई है वो है ये। तो अब एनपीवी निकालने के लिए आपको इसमें आउटफ्लो चाहिएगा। तो मान लीजिए ओल्ड मशीन का 1 लाख का आउटफ्लो है
और न्यू मशीन का 1,50,000 का आउटफ्लो है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पीवी ऑफ इनफ्लो आता है। तो पीवी ऑफ इनफ्लो मान लीजिए कि ओल्ड मशीन में तो 1,50,000 है और न्यू मशीन में, अच्छा ये आउटफ्लो 1,80 मान लेते हैं, और मान लीजिए न्यू मशीन में 2.5 लाख का इनफ्लो है। इस तरह से आप लोग को आउटफ्लो इनफ्लो नहीं सिखाऊंगा मैं, ना। आपने बोला है कि सर हमको रिप्लेसमेंट डिसीजन पढ़ो, तो मतलब मैं मान रहा हूँ कि न्यू इन्वेस्टमेंट आपको आता है, तो आउटफ्लो इनफ्लो निकालना आता है आपको। तो इससे आपका एनपीवी आ जाएगा। तो एनपीवी आ रहा है इसमें कितना स्टूडेंट, 50,000, और इसमें एनपीवी कितना आ रहा है, 70,000। तो हम पूछ रहे हैं क्या हमको रिप्लेसमेंट करना चाहिए क्या हमको ओल्ड मशीन की जगह नया मशीन लाना चाहिए क्या बोलते हो? क्योंकि हमने बोला एनपीवी से ही डिसाइड होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि न्यू मशीन का एनपीवी ओल्ड मशीन के एनपीवी से ज्यादा आ रहा है क्या? और अगर ज्यादा आ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? लाना चाहिए? अरे लाना चाहिए क्या नया मशीन? रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब बात समझ में आ गई कि रिप्लेसमेंट का डिसीजन भी वैसे ही देना है जैसे आप लोग पहले कर रहे थे। पहले आप दो नए मशीन को कंपेयर कर रहे थे, अब हम यहां पर ओल्ड मशीन को न्यू मशीन से कंपेयर कर रहे हैं। बाकी डिसीजन देने का तरीका वही रहेगा, जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा वही हम लोग चूज करेंगे। पर क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि हम ओल्ड के लिए भी आउटफ्लो निकाल रहे हैं, न्यू के लिए भी आउटफ्लो निकाल रहे हैं। हम ओल्ड के लिए इनफ्लो निकाल रहे हैं, न्यू के लिए इनफ्लो निकाल रहे हैं। हम ओल्ड की एनपीवी निकाल रहे हैं, न्यू की एनपीवी निकाल रहे हैं। तो अगर आपको ये डिसाइड ही करना है कि नया लाना है कि नहीं लाना, तो इसका ऑल्टरनेट अप्रोच है इंक्रीमेंटल कर लो। तो इंक्रीमेंटल करेंगे तो इंक्रीमेंटल के लिए जरूरी है कि लाइफ सेम हो। इंक्रीमेंटल तभी हो सकता है जब मशीन्स की लाइफ क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे सेम माना है हमने, तो आप इंक्रीमेंटल कर सकते हो। पर अगर हम बोलेंगे कि नहीं ये आउटफ्लो ये जो है ये 4 साल का है और ये 5 साल का है, तो आप इंक्रीमेंटल नहीं कर सकते। फिर वहां पर क्या करना है, फिर अगर लाइफ अगर डिफरेंट हो तो फिर आप यहाँ पे डिवाइड बाय सीपीवीएफ करोगे और उससे ईएनपीवी निकालोगे, और जिसका ईएनपीवी ज्यादा आएगा वो आप चूज कर लोगे। पर अगर लाइफ सेम है तो हम बोल रहे हैं ऐसे अलग अलग तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर लग रहा हो कि मुझसे इंक्रीमेंटल नहीं हो रहा है, मैं क्वेश्चंस करता हूँ मेरे से होता ही नहीं है सर, तो कोई बात नहीं है, आप अलग अलग कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। पर शॉर्टकट है इंक्रीमेंटल, इसलिए हम सिखाते हैं। तो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कितने का हो जाएगा स्टूडेंट, 80,000। भाई ओल्ड में आउटफ्लो 1,00,000, न्यू में आउटफ्लो 1,80, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ, 80,000। ओल्ड में इनफ्लो 1,50,000, न्यू में कितना, 2.5 लाख, तो इंक्रीमेंटल इनफ्लो कितना हुआ, 1,00,000। तो क्या हम बोले इंक्रीमेंटल एनपीवी 20,000 है। एनपीवी बढ़ रही है स्टूडेंट्स 20,000 से, और अगर एनपीवी बढ़ रही है 20,000 से, तो क्या हमें नया मशीन लाना चाहिए? ये आंसर आएगा ना। 50 माइनस 70 20 तो आ रहा था, तो वो हमारा इंक्रीमेंटल अप्रोच कहलाता है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ओल्ड को अलग निकालिए पहले, हमेशा न्यू को अलग निकालिए, फिर आप इंक्रीमेंटल करके देखिए उसी क्वेश्चन में, आपको पूरा रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आया क्या, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं कि सर ये आउटफ्लो इनफ्लो में वही चीजें लिखनी है क्या जो आप पहले लिख रहे थे? थोड़ा सा चेंज है, वो सुन लीजिए ध्यान से। जैसे न्यू मशीन में तो आउटफ्लो में आप जानते ही हो क्या क्या आता है। न्यू मशीन में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई सब्सिडी हो तो वो माइनस कर देते हैं। अच्छा, ओल्ड मशीन में आउटफ्लो में क्या लिया आपने? तो बताओ क्या ओल्ड मशीन में मशीन खरीदेंगे हम लोग? क्या ओल्ड मशीन में हम मशीन को खरीद रहे हैं क्या? नहीं सर, वो तो पहले से ही खरीदी हुई है। तो पहले से जो खरीदी हुई है वो तो संक कॉस्ट हो गई ना। तो ओल्ड मशीन के आउटफ्लो में उस मशीन की कॉस्ट नहीं लेते हैं,
वो तो पहले से ही खरीदी हुई है, वो हम कोई दोबारा थोड़ी खरीद रहे हैं, तो वो तो संक कॉस्ट हो गई। अच्छा, क्या उस मशीन पे हम डेप्रिसिएशन लगा लगा के उस पे उसको WDV पे ला चुके होंगे? पर फिर भी अल्टीमेटली वो तो कॉस्ट पे ही लगाया होगा ना, तो उसकी WDV या बुक वैल्यू बोल लो, उसको भी हम लोग यहाँ पर आउटफ्लो में नहीं ले रहे। तो ना तो ओल्ड मशीन की कॉस्ट लेनी है और ना ओल्ड मशीन का कोई WDV देखना है आपको। तो फिर सर ये ओल्ड मशीन में आउटफ्लो क्या आ गया? कौन बता रहा है क्या है इस आउटफ्लो में? ओल्ड मशीन में फिर आउटफ्लो क्या आ गया? तो यहां लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या लेते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि हम ओल्ड मशीन को चलो खरीद तो नहीं रहे, मान लिया, पर आप बोल रहे हो कि उसको 5 साल और चलाएंगे, तो इस ओल्ड मशीन को हम बेच भी तो सकते थे, बेचा क्यों नहीं? तो इसलिए वो बन जाती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यानी ओल्ड मशीन के आउटफ्लो में क्या आता है? ओल्ड मशीन के आउटफ्लो में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और कुछ नहीं होता है ओल्ड मशीन के आउटफ्लो। क्यों 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 खर्च करूं मैं ओल्ड मशीन में पैसा? वो तो पुराना ही है ना, उस पर पैसा क्यों डालूं मैं? पर हाँ, आपको पैसा मिल रहा था, आपने वो भी तो छोड़ दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ओल्ड मशीन का आउटफ्लो 1 लाख हम लिख रहे हैं। दे तो लिख लेना, नहीं दे तो कोई बात नहीं, बोले नहीं नहीं आज नहीं बेच सकते थे तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0। पर अगर बोल दे कि हाँ हम बेच सकते थे, तो फिर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी पड़ेगी ना स्टूडेंट्स। अरे क्या है समझ में? ओल्ड मशीन में आउटफ्लो में क्या आएगा? न्यू मशीन में तो वही है जो आप लोग लेते हो, बस ओल्ड मशीन का ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना है। और अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझसे ये याद नहीं रहता सर, तो फिर आप उसको एक चिट पेपर में लिख के अपने पॉकेट में हमेशा के लिए रख लीजिए, और उसको रोज पढ़िए कि हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है ओल्ड मशीन में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है ओल्ड मशीन में, आपको एग्जाम के दिन याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, पीवी ऑफ इनफ्लो। पीवी ऑफ इनफ्लो में तो स्टूडेंट वही जो भी हम लोग इनफ्लो लेते थे, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, जो भी आप लेते थे वो सब वही नॉर्मल आएगा। तो बस खाली ये ओल्ड मशीन का ही तो आउटफ्लो सर अलग दिख रहा है, बाकी तो आप बोल रहे हो जैसा होता है वैसे ही लेना है। आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, दिस मीन्स कि हमारा स्टेप ये हो गया कि सबसे पहले आपको पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकालना है, फिर आपको पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल इनफ्लो निकालना है, और अगर आप बोलोगे पीआई निकालो तो डिवाइड कर देंगे, अगर आप बोलोगे एनपीवी निकालो तो माइनस कर देंगे, अगर आप बोलोगे पे बैक निकालो तो पे बैक के हिसाब से कर देंगे। इस तरह से नॉर्मल जैसे चल रहा था वही टेक्निक्स आपके लग जाएंगे। अच्छा, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो समझे तो कैसे निकला? तो हमने पहले आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन ले लिया। आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन में जो जो आप समझते हो वो लेना है, कॉस्ट हो गई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, ये सारे आइटम ले लेना और माइनस कर देना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, माइनस कर देना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन। माइनस कर दीजिएगा स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि आज हम कितने में बेच सकते थे। तो न्यू मशीन का आउटफ्लो 180 हो गया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओल्ड मशीन की 1 लाख हो गई, तो आपका इंक्रीमेंटल आउटफ्लो इस तरह से 80,000 आ जाएगा ना। डाउट तो असली यही आता है आप लोग को कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों माइनस कर रहे हो, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब समझ में आ रहा है क्या कि वो ओल्ड मशीन की कॉस्ट है, और अगर वो ओल्ड मशीन की कॉस्ट है तो इंक्रीमेंटल करने के लिए इस 180 में से 1 लाख को माइनस करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा क्या तरंग जी, करना पड़ेगा क्या? हाँ। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो इसमें और आती है, सर आप कभी कैपिटल गेन टैक्स ले लेते हो, कभी आप कैपिटल गेन टैक्स लेते ही नहीं हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो पॉइंट सुनिए अब।
कैसे पता चलेगा कि लेना है नहीं लेना है? देखिए स्टूडेंट्स, मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ अब, कि रिप्लेसमेंट डिसीजन में कहाँ कैपिटल गेन टैक्स लगाना है। तो आप लोग समझते हो कि हम लोग डेप्रिसिएशन दो तरीके से लगाते हैं, एक एसएलएम होता है और एक डब्ल्यूडीवी होता है। क्योंकि आप लोग इनकम टैक्स पढ़ रखे हो तो आप जानते हो कि जब डब्ल्यूडीवी लगता है ना, तो असेट्स में ब्लॉक कंसेप्ट लगता है। ब्लॉक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई नई मशीन खरीदते हैं ना, तो वो अलग से नहीं लिखा जाता। जो हमारे पास पहले से मशीन्स रखी हुई होती है उन्हीं में जाके वो जुड़ जाता है, मतलब उन्हीं की वैल्यू में जाके ऐड कर देते हैं। तो आप लोग ब्लॉक कंसेप्ट में ऐसे करते थे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लो और अगर आपने कुछ खरीदा है तो उसी में जाके क्या कर दो, ऐड कर दो, और अगर आपने कुछ बेचा है तो उसमें से ही क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इससे आपका ब्लॉक वैल्यू निकलता था। ऐसे ध्यान है, ब्लॉक कंसेप्ट है ना, एसएलएम में नहीं लगता ब्लॉक कंसेप्ट, डब्ल्यूडीवी में लगता है ब्लॉक कंसेप्ट। तो अगर क्वेश्चन बोल दे डब्ल्यूडीवी लगाना है तो ब्लॉक कंसेप्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। और अगर क्वेश्चन बोल रहा है एसएलएम लगा रहा है तो उसमें आपको ब्लॉक कंसेप्ट नहीं लगाना है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन बोल दे कि ब्लॉक कंसेप्ट ही लगाना है। एसएलएम में भी ब्लॉक कंसेप्ट लगाना है, वरना हमेशा हम ये मानेंगे ब्लॉक कंसेप्ट तो डब्ल्यूडीवी का ही है। तो डब्ल्यूडीवी का रूल क्या बोलता है, जो मेरे पास मशीन्स है उसी में जाके और ऐड होगा, और उसी अगर बेचेंगे तो उसी में से बिक जाएगा। इससे कैपिटल गेन पे कैसे फर्क पड़ता है सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ओल्ड मशीन है और ना वो ओल्ड मशीन जो है उसकी कॉस्ट थी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख रुपए थी। एसएलएम की बात कर रहा हूं मैं अभी, है ना। और स्टूडेंट्स उसका लाइफ जो है ना वो 10 साल था, लाइफ जो है ना वो 10 साल था। तो बता सकते हो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा होगा, हर साल 30,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ अभी 5 इयर्स बची है, तो रिमेनिंग लाइफ अगर 5 इयर्स बची हुई है तो क्या मैं बोलूं कि इस मशीन की वैल्यू भी बची हुई है, फिर अभी पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ है अभी तक। आप बोल रहे हो 3 लाख पे 10 साल तक डेप्रिसिएशन लगाना है, अभी 5 साल बाकी है, तो इसका मतलब इसकी डब्ल्यूडीवी बची हुई है। उसी को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 1,50,000। 30,000 करके 5 साल तक राइट ऑफ किया मैंने, तो 1.5 लाख तो मैंने राइट ऑफ कर दिया। तो वैल्यू कितनी बची है अभी भी, और 1.5 लाख बच गई ना, उसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी या बुक वैल्यू। और हम बोल रहे हैं कि इसको आज हम बेच सकते हैं, इसको आज हम बेच सकते हैं 1,70,000 रुपए में, इसको आज हम बेच सकते हैं 1,70,000 रुपए में। बताओ, एसएलएम चल रहा है, ब्लॉक कंसेप्ट तो लगाना नहीं है। तो आपके पास एक मशीन पड़ी है 1.5 लाख की, उसको बेच दिया 1,70 में, तो कैपिटल गेन हुआ क्या ये? बोलिए तनिष्क, हर्ष, कैपिटल गेन हुआ कि नहीं हुआ ये? तो ये कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है 1,70,000 माइनस 1,50,000, तो आपके ऊपर 20,000 का कैपिटल गेन आ गया। यहाँ पर कैपिटल गेन कैसे निकलता है, सेल वैल्यू माइनस डब्ल्यूडीवी। तो आपको नहीं लग रहा कि सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा है सर, तो कैपिटल गेन है फिर, और इस पे टैक्स लग जाएगा, टैक्स ऑन कैपिटल गेन लग जाएगा। और टैक्स ऑन कैपिटल गेन है, मान लीजिए 40% टैक्स मान लेते हैं, तो 8,000 रुपए का आपका टैक्स बन जाएगा। तो अब बताओ, आउटफ्लो निकाल रहा हूँ, आउटफ्लो निकाल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ टैक्स लगेगा कैपिटल गेन पे, तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? आउटफ्लो निकाल रहा हूँ और टैक्स लगेगा कैपिटल गेन पे, तो वो इसमें ऐड ही तो करोगे। तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन आ जाएगा कितने का, मान लीजिए 8,000 का, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे है नहीं, इस एग्जाम्पल में नहीं था, पर अगर कभी हो तो वो इसमें ऐड हो जाएगा आउटफ्लो।
नहीं होना चाहिए। पर यही अगर सेम एग्जाम्पल लू स्टूडेंट्स और WDV से चल रहा है तो क्या होगा, आप बोलोगे कि ओपनिंग WDV मान लीजिए 1.5 लाख है और मैंने उसको बेच दिया 170 में, पर मैं नया मशीन लेके भी तो आ रहा हूँ, रिप्लेसमेंट चल रहा है ना, तो मेरा ब्लॉक खत्म नहीं हुआ ना। और जब ब्लॉक खत्म नहीं हुआ तो फिर किस बात का कैपिटल गेन टैक्स? तो यहाँ पे नो कैपिटल गेन। ब्लॉक कंसेप्ट में यही तो होता है कि जब तक ब्लॉक खत्म नहीं हो जाता तब तक कैपिटल गेन नहीं निकलता। तो आपने पुराना बेचा पर नया ले भी तो आए, तो ब्लॉक तो एग्जिस्ट कर रहा है ना अभी। और जब ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो इस सेम एग्जांपल में देयर विल बी नो कैपिटल गेन। समझे क्या बात को? मुझे जल्दी से यस बोल दीजिए जिससे मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊं फिर। यस सर। तो कब कैपिटल गेन लगाना है और कब कैपिटल गेन नहीं लगाना है, ये कैसे समझ में आ रहा है सर? तो SLM है तो लगना ही है, क्योंकि वहाँ ब्लॉक कंसेप्ट नहीं लगता। पर अगर WDV है तो ब्लॉक कंसेप्ट लग रहा है, पुराना बेच रहे हो नया ला रहे हो तो ब्लॉक खत्म ही नहीं हुआ, तो फिर हम उस पर हम कैपिटल गेन क्यों कैलकुलेट करें, हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना आराम से। ठीक है, तो चलो आपके, हाँ बोलो बोलो। टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऐड होगा नहीं बेटा बेटा सुनो सुनो सुनो, ठीक है आपकी बात सही है, मैं समझ गया आपका डाउट क्या है। वैसे तो मैं बोल रहा था कि आउटफ्लो है तो आपको क्या करना है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन आउटफ्लो ही होता है इसलिए ऐड करना है। ये तो एग्जाम में याद रखना है ना, आउटफ्लो निकाल रहे हैं, टैक्स ऑन कैपिटल गेन आउटफ्लो ही है तो ऐड ही करना है। मैं सजेस्ट नहीं करता एग्जाम टाइम में ज़्यादा लॉजिक में जाने का, पर फिर भी ये छोटा सा डाउट है मैं बता देता हूँ। आपने बोला मैं 1 लाख का नहीं बेच रहा सर, तो जब मैंने बेचा ही नहीं तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन किस बात का? तो क्या मैं बोलूँ 1 लाख का नहीं बेचा ये नुकसान हो गया, तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा ये फायदा भी तो हो गया। जब आप बोल रहे हो कि मैं मशीन को बेच सकता था मैंने नहीं बेचा तो ये नुकसान है, तो मैं बोल रहा हूँ मशीन को बेचते तो टैक्स भी तो लगता, तो ये फायदा भी तो हो गया कि नहीं लगा? तो फायदा हो गया तो ये ओल्ड मशीन का फायदा है ना, सेविंग्स हो गया आपका, एक तरह से 8,000 रुपए का हम बोल रहे हैं फायदा हो गया। ठीक है, तो अब बताओ जब इंक्रीमेंटल करोगे तो न्यू मशीन में से ये 1 लाख क्या करोगे, माइनस, तो ये 8,000 क्या करोगे, बस यही रीजन तो था ऐड करने का। ठीक है, नहीं अगर ये लास्ट वाला है कि भाई हम 5 साल बाद जब मशीन बेच देंगे तब हमारा अब कैपिटल गेन कितना आ रहा है, वो वाला कैपिटल गेन इनफ्लो में लेना है, क्योंकि इसकी पीवी नहीं होती ना, और जो इनफ्लो में हम चीज़ें लेते हैं उनकी पीवी करते हैं हम लोग। ये तो आज वाली बात हो रही है तो पीवी तो होगी नहीं, तो आप जब अब लिखोगे पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5, तो कौन से साल में लिखोगे इसको? फिर आपको एक जीरो बनाना पड़ेगा यहाँ पर। क्या? तो अब मैं क्या करता हूँ, एक May 24 में क्वेश्चन आया था, कुछ नया कराता हूँ आपको। May 24 में क्वेश्चन आया था, वो कराता हूँ मैं आपको, है ना, नया रहेगा आपके लिए। मैंने तो कॉपी में सारे करा ही रखे हैं, कुछ नया देखे अपन। May 24 में क्वेश्चन आया था, शायद कर रखा होगा आपने क्लास ड्यूरेशन में, बट नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, देख लो। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था ये। HCP is a leading manufacturer of railway parts for passenger coaches and freight wagons.
Due to high wastage of material and quality issue, the general manager of the company is considering the replacement of machine A with a new machine B. ओल्ड मशीन ए है और उसकी जगह नया मशीन बी लाना चाहते हैं. मशीन ए हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 480. बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन लगा लगा के उस पर इतनी वैल्यू उसकी बची हुई है. एंड रिमेनिंग लाइफ है 6 years का, अभी भी लाइफ 6 साल बाकी है. इट कुड बी सोल्ड नाउ एट 1,80,000. 480 की वैल्यू बची हुई है और हम उसको 180 में अभी बेच सकते हैं. तो बताओ कैपिटल गेन लॉस. अच्छा एसएलएम है ये क्वेश्चन है ना, डब्ल्यूडीवी वाला नहीं है. तो बताओ कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस. 480 की मशीन है, 180 में अभी बेच सकते हैं, तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस. एंड जीरो सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th year. पर 6 साल बाद बेचेंगे तब कुछ नहीं मिलेगा, अभी बेच सकते हैं 180 में. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना 180, मतलब ओल्ड मशीन चलाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना 180. अच्छा, द परचेज प्राइस ऑफ मशीन बी इज 24 लाख विद लाइफ ऑफ 6 साल. ये भी 6 साल है, ये भी 6 साल है, तो इंक्रीमेंटल हो सकता है. इट विल रिक्वायर 1,40,000 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 60,000 फॉर टेस्टिंग. तो 2 लाख का खर्चा और बढ़ जाएगा, तो 26 लाख का आउटफ्लो हो गया आपका. अच्छा, सब्सिडी ऑफ 15% ऑन परचेज प्राइस. सब्सिडी मिलेगी मशीन बी में. तो आप जानते हो न्यू मशीन का आउटफ्लो निकालने के लिए सब्सिडी माइनस करते हैं, पर ये मिलेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, तो पीवी होगी इसकी. और 6 साल बाद ये मशीन 320 का बिक जाएगा. द जनरल मैनेजर एस्टिमेट दैट द सेविंग ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ बी इंक्लूड अ रिडक्शन ऑफ 3 स्किल्ड वर्कर. 3 वर्कर कम हो जाएंगे हमारे नया मशीन लाने से. 1,68,000 रुपीज ईच वर्कर की सैलरी है. तो 1,68,000 ईच वर्कर की सैलरी है, तो मतलब 5,04,000 रुपए की तो सैलरी बचने लग जाएगी. 4,80,000 वेस्टेज बचने लग जाएगा. 3.5 लाख का लॉस इन सेल बचने लग जाएगा. तो 5,04,000, 4,80,000 और 3,50,000 ये हमारे सेव होने लग जाएंगे. अच्छा, टोटल सेविंग्स हो गई है मेरी, है ना. और इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ मशीन बी will require the service of a trained technician with an annual salary of rupees है ये 3,90,000 रुपए. एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 1,54,000 रुपए. सैलरी भी बढ़ेगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो ये सब खर्चा भी बढ़ेगा. 390 और 154 से खर्चा बढ़ेगा भी, तो ये सब प्लस माइनस कर दो. 5,04,000 प्लस 480 प्लस 350 माइनस 390 माइनस 154, मतलब नेट में कुल मिला के पीबीडीटी बढ़ेगा 7,90,000 रुपए से. टैक्स रेट 30% है, रिक्वायर्ड रेट 14% है. कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. आप मेरी बात क्यों मानोगे, एसएलएम ही है, लिख दिया क्वेश्चन ने. एंड इग्नोर टैक्स सेविंग ऑन लॉस. क्या लॉस आ रहा था एग्जिस्टिंग, तो उस पर टैक्स सेव होना चाहिए, पर मना कर दिया, इग्नोर करने बोल. ऐसे हमारे एक्सरसाइज जो हमने करे थे बुक के क्वेश्चन, उसमें भी कई क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप इग्नोर करिए कैपिटल गेन और लॉस. तो यहाँ भी इग्नोर करने बोल दिया, पर अगर इग्नोर करने नहीं बोलता तो माइनस हो जाता. टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्लस होता है, तो टैक्स सेविंग माइनस होगा ना. पीवी फैक्टर, आप लोग लॉजिक पे मत जाओ बिल्कुल भी, मैं एकदम वार्निंग दे रहा हूँ कि ना ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ आप, क्योंकि अब टाइम नहीं है लॉजिक्स के. वो पहले पूछने थे आपको 3 महीने पहले कि लॉजिक बताओ सर इन चीज़ों का. ठीक है, अब टाइम है कि अब थोड़ा सा हम लोग सिस्टम से चले कि हाँ प्लस ये होता ही है, ये माइनस होता ही है. इससे आपके क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व हो जाएंगे. लॉजिक लगाने के चक्कर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते. फिर 14% से पीवी फैक्टर है, आपको एनपीवी निकालना था, पीआई निकालना था और डिस्काउंटेड पेबैक निकालना था. तो मैं एकदम प्रॉपरली आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए. May 24 का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. May 24 एग्जाम में ये आया था.
रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो निकालना है। तो पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो में आएगा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, दैट इज 24 लाख रुपीज, और प्लस करना उसमें इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट। तो इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट कितने की है? 2 लाख। आप तो ये समझिए कि अभी हम न्यू मशीन का आउटफ्लो निकाल रहे हैं बस। तो 24 लाख की मशीन है, टेस्टिंग की कॉस्ट 2 लाख है, और प्लस माइनस करते हैं पीवी ऑफ सब्सिडी। तो पीवी ऑफ सब्सिडी माइनस करते हैं इसमें से हम लोग। सब्सिडी इमीडिएट नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स, बाद में मिल रही है। तो 24 लाख 15% उन्होंने बोला है परचेज प्राइस का। तो 24 लाख की परचेज प्राइस का 15% कितना होता है? 3,60,000। और फर्स्ट ईयर का फैक्टर दिया हुआ था कितना? 0.877। जैसा कि मैंने बोला हुआ है ये एग्जाम का क्वेश्चन है, और एग्जाम के क्वेश्चन में पीवी फैक्टर देते हैं वो लोग। ये अपने लिए बहुत अच्छी बात होती है एग्जाम में, ये पॉजिटिव साइड है एग्जाम का कि वो पीवी फैक्टर हमको दे देते हैं। और ये तो हो गया स्टूडेंट नए मशीन का। नए मशीन का ये नेट करे तो 24 प्लस 2 लाख माइनस 3,15 720, 2284,280। और फिर इसमें से अब इंक्रीमेंटल करने के लिए क्या करोगे? वो जो ओल्ड मशीन की कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी की है? 1,80,000 की, जिसको आप सेल वैल्यू टुडे मान के भी माइनस कर सकते हो। तो सेल वैल्यू टुडे मान के माइनस कर सकते हो। और यहाँ पे माइनस होना था टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। तो टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस आता है यहाँ पर, कितने का आता? मशीन थी 480 की, 480 थी क्या? मशीन 480 की थी क्या? और उसको आज बेच सकते थे हम लोग 180 में। तो यानी ये कैपिटल लॉस ही तो हुआ, और उस पर टैक्स लगता 30%। तो 30% से 3 लाख का 30%, 90,000 रुपये यहाँ पर माइनस होना था, पर क्वेश्चन ने बोला कि इग्नोर। तो आपको शो भी नहीं करना, मैं तो आपके समझाने के लिए कि नहीं लिखा होता तो क्या करते, पर अगर नहीं लिखा, इग्नोर करने बोल रहा है तो लिखने की भी। कोई चीज़ इग्नोर बोल दिया तो मतलब नाम भी नहीं लिखना फिर उसका। तो ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा 2284,280 माइनस 1,80,000। तो इट इज 2104,280। और अगर टैक्स ऑन कैपिटल गेन होता तो ये प्लस हो रहा होता, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस माइनस हो रहा है। आउटफ्लो क्लियर है स्टूडेंट्स? जल्दी बोले हाँ या ना। और फिर इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो भी फिर इंक्रीमेंटल ही लो। तो वो आपका लाइफ बोल रहे थे 6 साल है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पीबीडीटी लिख रहा हूँ। अभी हमने पीछे वर्किंग करी थी, 7,90,000 की इंक्रीमेंटल पीबीडीटी आ रही है। इसमें से माइनस करना है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। तो अब इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कैसे आएगा? आउटफ्लो कैसे आया इंक्रीमेंटल? न्यू में से ओल्ड को माइनस किया ना। तो डेप्रीसिएशन इंक्रीमेंटल कैसे आएगा? न्यू में से ओल्ड का माइनस कर दो। तो पहले न्यू का निकाल लेते हैं चलो। तो न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी हुई? 26 लाख की कॉस्ट है न्यू मशीन की, पर सब्सिडी मिल गई उसमें 3,60,000 की। तो आपकी न्यू मशीन की कॉस्ट ही कम हो गई, और सैल्वेज वैल्यू लास्ट में बोल रहा है 3,20,000 का बिक जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स। ये न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन है।
और ओल्ड मशीन पे किस वैल्यू पे लगेगा, जो उसकी वैल्यू बची हुई है उसी पे तो और लगाएंगे। तो 480 माइनस सैलवेज वैल्यू 0 एंड डिवाइड बाय लाइफ 6 ईयर्स। तो इतना डेप्रिसिएशन पहले लग रहा था 480 पे 6 साल तक का, पर अब इतना लगेगा। तो इंक्रीमेंटल करना कितना आ रहा है, 26 लाख माइनस 360, क्या माइनस किया सर आपने, 360 सब्सिडी माइनस करी है, 3,60,000 पीवी नहीं माइनस होगी सब्सिडी की, पूरी सब्सिडी माइनस होगी। डेप्रिसिएशन में आप पीवी थोड़ी कर रहे हो यहाँ पर, जो आप सब्सिडी की पीवी माइनस करो, पूरा डेप्रिसिएशन ही माइनस, सब्सिडी माइनस होगा पूरा। तो 3,20,000 न्यू पे आ रहा है और ओल्ड पे 80,000 आ रहा है, तो आपका इंक्रीमेंटल 240 आ जाएगा और नेट इससे 5,50,000 आ जाएगा। इसको बोलेंगे पीबीटी और माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट 30%। तो 1,65,000 का टैक्स लगेगा, तो पीएटी कितना आएगा, 5.5 लाख माइनस 1.65, तो 3,85,000 का पीएटी आएगा। और डेप्रीसिएशन इंक्रीमेंटल ऐड करेंगे 240, तो आपका स्टूडेंट्स इंक्रीमेंटल सी फैट आ जाएगा। फटाफट से बोलिए सी फैट कितना आ रहा है, फटाफट से बोलिए सी फैट कितना आ रहा है, 625 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से, सारे फैक्टर्स को ऐड कर देना, तो 3.888 आ रहा है। तो 6,25,000 इंटू 3.888, तो 24,30,000 का पीवी ऑफ इनफ्लो आ गया, पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल सी फैट आ गया। और लास्ट में फिर हम ऐड करते हैं पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू। फॉर्मेट सब बनवाया हुआ है स्टूडेंट्स, वो सब मैं अब रिविजन क्लास में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, है ना, अपन को थीम पे जाना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो सैल्वेज वैल्यू नई मशीन को बेचेंगे तो 320, पुरानी मशीन को बेचेंगे तो 0, और इनटू लास्ट ईयर का फैक्टर, लास्ट ईयर का फैक्टर था 0.456, तो 0.456 लगा दो इस पे, 320 इंटू 0.456, तो 145,920। और लास्ट में एसएलएम में कैपिटल गेन लॉस नहीं आता है ना, क्योंकि डब्ल्यूडीवी और सेल वैल्यू बराबर आती है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैपिटल गेन 0 आएगा यहाँ पर। तो आपका पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल इनफ्लो आएगा, तो 2430 प्लस 145,920 इज 2575920। तो डिफरेंस करेंगे तो एनपीवी आ जाएगा, तो एनपीवी इज 471,640। इस तरह से रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग को एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बता सकते हो थोड़ा सा मुझे, कि आप लोग कहाँ हेजिटेट करते हो, तो आप बोल रहे हो ना नहीं आता है हम लोग को, तो फिर कहाँ दिक्कत आती है, किस पॉइंट में, कैपिटल गेन वाले पॉइंट पे ही, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे, किस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, अब आ गया, ठीक है। तो एनपीवी आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स अब पीआई भी आ जाता है ऐसे, 2575920 डिवाइड बाय 2104280, तो 1.22 आ जाएगा आपका पीआई। और डिस्काउंटेड पे बैक निकालना आता ही है अपने को, कैसे निकालते हैं सर डिस्काउंटेड पे बैक, आउटफ्लो आपका है 2104280, और इनफ्लो को अलग अलग लिख देते हैं हम लोग, अलग अलग लिख देंगे, तो हर साल का सी फैट है 625, तो 625 625 625 625, और ध्यान हो तो सैल्वेज वैल्यू ऐड करके बताते हैं लास्ट ईयर का, डिस्काउंटेड पेबैक में या पेबैक में सैल्वेज वैल्यू और वर्किंग कैपिटल ऐड किया जाता है, तब जाके पेबैक आता है। फिर इसकी पहले पीवी करोगे, फिर उसको क्यूमुलेट करोगे, क्यूमुलेट करोगे पीवी करके,
पहले पीवी करेंगे, फिर क्यूमुलेट करेंगे, और फिर देख लेते हैं कि 21 लाख किसके बीच में आ रहा है, और उससे आपका पे बैक आ जाता है। ये बात ध्यान रखनी पड़ती है पे बैक में, कि लास्ट में सैल्वेज वैल्यू ऐड करना पड़ता है पे बैक निकालने के लिए। तो ये आपका 4.87 ईयर्स आ जाएगा। क्यों ना स्टूडेंट्स एक और नया क्वेश्चन कराऊं मैं आपको रिप्लेसमेंट का, कंफर्म करने के लिए कि हमें आ गया है। ये लिख लिया? लिख रहे हो तो ठीक है। तो एक और कराता हूं मैं आपको। ये सितंबर 25 का क्वेश्चन है। ये भी ड्यूरिंग क्लास टाइम मैंने आपको करवाया था आप लोग को, पर हम एक और कर लेते हैं। केस सिनेरियो में आया था, मतलब एमसीक्यू में डाल दिया उन्होंने रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। सितंबर 25 में तो रिप्लेसमेंट आया, मई 24 सॉरी सितंबर 24 में रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया, मई 24 में रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया, जनवरी में न्यू इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आया था। जनवरी वाला पेपर इजी था, नॉर्मल न्यू इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आया था। आप लकी रहोगे तो न्यू इन्वेस्टमेंट ही आएगा, और अगर टफ बनाना होगा तो रिप्लेसमेंट का ही आएगा। पर मैं नहीं चाहता कि आप रिप्लेसमेंट से डरे, है ना, इसीलिए ये क्लास रखी गई है जिससे आप लोग चीज़ को समझे और थोड़ा सा कम समझ के बल्कि मान ले बस मेरी बात कि हाँ ऐसे ही करते हैं, और कर लो बस क्वेश्चन। RS is manufacturing, selling soft drinks in India. Production process involves one process which increases the shelf life of soft drink. Presently, the machine अभी हम already use कर रहे हैं is an old one in which wastage due to breakage of glass bottle is considerably high and due to its limited capacity. The company is not in a position to increase its production. बढ़ा नहीं पा रहे हम production old machine. Production manager has approached the CEO for purchasing an automated machine which will drastically reduce the wastage. The automated machine will support increase in production. Wastage भी कम होएगा, production भी बढ़ेगा. Production manager is confident that the acquisition will be beneficial for the company. Other information है, कितना यूनिट्स बढ़ेगा बता दिया, सेलिंग प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो एक तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, 10 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 13 रुपये, 13 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सीधे 20,000 इंटू 10 2 लाख, 25,000 इंटू 10 2.5 लाख, 30,000 इंटू 15 तो 4.5 लाख, 32,000 इंटू 13 करना कितना होता है, 32 इंटू 13 4,16,000, और 28,000 इंटू 13 तो 3,64,000 से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ये पता लग गया। और फिक्स कॉस्ट इतने से बढ़ेगी, वो माइनस हो जाएगा। सब इनफ्लो की बातें हुई, पर आप जैसा कि बोल रहे हो सर इनफ्लो में प्रॉब्लम नहीं आ रही, आउटफ्लो में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑटोमेटेड मशीन 5 लाख है। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ ऑटोमेटेड मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स 50,000 है। डेप्रीसिएशन SLM से ही लगेगा। डेप्रीसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट स्टेटेड अबव। ये जो कॉस्ट हमने बताया है इसमें अभी डेप्रीसिएशन जुड़ा नहीं है, इसमें अभी डेप्रीसिएशन लेना बाकी है। प्रोडक्शन मैनेजर हैज एस्टिमेटेड द कॉस्ट सेविंग्स ड्यू टू रिडक्शन। तो हमने बोला था ना कॉस्ट भी बचेगा, तो ये बचाएगा इतना। मशीन विच इज बीइंग यूज्ड, मतलब ओल्ड मशीन की बात कर रहे हैं। द मशीन विच इज बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट हैज 0 WDV, बुक वैल्यू 0 है, एंड वुड फेच 10,000 रुपए। बुक वैल्यू 0 है, SLM मेथड है, और उसको बेचूं तो 10,000 का बिक जाएगा। तो क्या कैपिटल गेन हो गया 10,000 का? बोलिए, कैपिटल गेन हुआ क्या स्टूडेंट्स? जी, है ना। तो कैपिटल गेन हो रहा है, और ना अच्छी बात इन्होंने बोल दी
इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। बन रहा था कैपिटल गेन, पर इन्होंने मना कर दिया कि कैपिटल गेन टैक्स मत लगाना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, टैक्स रेट 30% है, पीवी फैक्टर दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू है, केस सिनेरियो ना, एमसीक्यू है। व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ईयर 2, 3 एंड 4 एंड व्हाट इज द सी फैट फॉर 1, 2 एंड 3। और ये शायद आपने करा भी था ना, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। और फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ईयर 1, 2, 3 का एनपीवी डिस्काउंटेड पेबैक निकालो। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ फिर से, अपने को कौन सी जल्दी है, आराम से चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे एनपीवी निकालने के लिए आउटफ्लो तो चाहिएगा ही, तो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितने की है, कितने की पड़ी आपने, 5 लाख। जैसे सितंबर 24 का कर रहे हैं हम, केस सिनेरियो 1। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितने की, 5 लाख। इसमें कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। तो माइनस क्या करना है, बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन, और वो कितने की है, 10,000। तो 490 आ गया ना। अच्छा, वैसे यहाँ पे आता है टैक्स ऑन कैपिटल गेन, तो 10,000 का कैपिटल गेन है, उस पर 30% टैक्स लगाए तो 3,000 आना चाहिए, पर क्वेश्चन ने फिर से इग्नोर करने बोल दिया। इतना अच्छा है ना हमारा इंस्टीट्यूट, इग्नोर करवा देता है जस्ट कि आपके लिए वो इजी हो जाए। पर मैंने आपको एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस कराए हैं जिनमें इग्नोर भी करवाया है और मैंने लिए भी है, दोनों केस करवाए मैंने आपको। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो की बारी आएगी। तो पर्टिकुलर्स और 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल है आपके। तो इन्होंने बोला कि एक तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो मैंने अभी आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करवाया। तो कितने से बढ़ रहा था, 20,000 इंटू 10, 2 लाख, और फिर ऐसे ही 2.5 लाख, और फिर ऐसे ही 4.5 लाख, और फिर हो रहा था 4,16,000, और फिर हो रहा था 3,64,000। और सेविंग्स ऑफ वेस्टेज हो रहा था, वेस्टेज की सेविंग हो रही थी। पहले साल 15,000, दूसरे साल भी 15 ही बोल रहे हैं, 15,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल 20,000, पांचवें साल 20,000, और माइनस करना है एडिशनल कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट वो बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, 25,000, 30,000, 30,000, 30,000, सॉरी 35,000। देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रीड करने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करने से होता है। आप 10 क्वेश्चन करोगे आप परफेक्ट हो जाओगे, पर आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे रीडिंग लगाता रहो तो कुछ नहीं आना जाना, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बस, एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा बिल्कुल। मैं क्यों आपके सामने लिख लिख के कर रहा हूँ, मैं भी सोल्यूशन दिखा देता, हो गया हो गया हो गया, ठीक है ना। लिख क्यों रहा हूँ मैं, कि लिखने से समझ में आता है कि हम कहाँ गलती कर सकते। तो 235 और 440 और 436, तो 4,01,000, और 384 में 35 गया तो 349 माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो इस बार क्या है कि न्यू पे लगेगा, ओल्ड पे तो लगेगा नहीं क्योंकि उसकी बुक वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुकी। तो 5 लाख की मशीन थी और सैल्वेज वैल्यू 50,000 बोल रहे हैं। अगर देखना चाहे तो सैल्वेज वैल्यू 50,000 बोल रहा था 5 साल बाद,
तो 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5, और पुराने पे कुछ लगेगा नहीं कि बुक वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो है, तो ये आपका 90,000 एवरी ईयर आ जाएगा। और अगर 90,000 एवरी ईयर आ गया तो इससे आपका फिर वो पीबीटी निकाल लेना इंक्रीमेंटल। तो ये आ गया आपका 1 लाख और 145 और 350 and this will be 311 and this is going to be 259। तो वो यही तो पूछे थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ, ध्यान हो तो क्वेश्चन यही तो पूछा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का 145, 350, 311, तो 145, 350, 311, तो अपना आंसर बी हो गया। और इंक्रीमेंटल पीबीटी में माइनस टैक्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो इंक्रीमेंटल पीएटी आ जाता है, टैक्स 30% लगाना है तो डायरेक्ट 70% लिख दूँ, तो 70,000 0.7 को मैंने फ्रीज कर दिया इंटू 1,45,000, तो 101,500, फिर 350, तो 245। कोई अगर इस गलत फहमी में रहे कि हाँ हाँ सर ने मेरे को समझा दिया तो अब मेरे से एग्जाम में हो जाएगा, तो बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत रहिएगा, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपको 10 क्वेश्चन कम से कम रिप्लेसमेंट के सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा एकदम। फिर एग्जाम में आपको लगेगा अब आने दो, अब मैं देख लूँगा। खाली मेरे पढ़ाने से बार बार कुछ नहीं होना जाना, आपको खुद करना पड़ेगा। याद दिलाने का काम हम करते हैं, पर आपको सॉल्व ज़रूर करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर इंक्रीमेंटल सी फैट 160 और 191 500 और 335 और 307 500 एंड 181 300 प्लस 90,000 271 300। तो आपसे यही तो पूछा था सेकेंड पार्ट कि सी फैट बताओ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। तो सी फैट आ गया 160 191 500 335, तो 160 191 500 335, तो सी आंसर हो गया। आगे क्या पूछा था, एनपीवी डिस्काउंटेड कैश फ्लो पूछ रहा है पहले, तो इसकी पीवी करनी पड़ेगी। तो पीवी फैक्टर दिए हुए हैं वो कर देना, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। टोटल पीवी, ये नहीं कर रहा पार्ट है ना मैं, टोटल पीवी, अरे इतना तो उम्मीद कर लूँ ना ये कर लोगे। तो टोटल पीवी आ जाएगी और वो आएगी 933,840, और ऐड कर देना पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू। तो इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू कितनी, 50,000 इंटू लास्ट ईयर का फैक्टर क्या बोला है 0.671, तो 33.621, सॉरी 50,000 इंटू 0.621 31050। अगेन एसएलए में तो लास्ट में कैपिटल गेन लॉस नहीं आता, वैसे भी इग्नोर करने बोला है, लास्ट में नहीं आता है इसमें। तो लास्ट में क्यों नहीं आता, मैं रीज़न बता देता हूँ। 50,000 करके सॉरी 90,000 करके डेप्रिसिएशन लगाया 5 साल तक, तो 4.5 लाख राइट ऑफ हो गया, तो WDV कितनी बची 50, बेच भी कितने रहे में 50, तो लास्ट में नहीं आता ना कैपिटल गेन एसएलएम में। तो 964,890 और आउटफ्लो माइनस कर दीजिए, 490 का आउटफ्लो था आपका शायद, तो एनपीवी आ जाएगा 490 474,890। तो एनपीवी पूछ रहे थे वो फोर्थ पॉइंट में, 474,890 आ गया, और फिर वही डिस्काउंटेड पे बैक निकालना। बोलो और कराऊं प्रैक्टिस, लग रहा है हो जाएगा। एक मैं शो करता हूं,
कि मैंने ओपन कर रखा है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इलस्ट्रेशन 18 है, जैसे मेरी बुक में भी मिल जाएगा, बाकी मैं विद सोल्यूशन यहाँ शो कर रहा हूँ। स्टडी मटेरियल का है ये, बुक में भी, मेरे बुक में भी मिल जाएगा। रिप्लेसमेंट का ये एक हम रीड कर लेते हैं बस, अब करा नहीं रहा हूँ मैं। HMR is considering replacing a manually operated old machine with a fully new machine. The old machine had been fully depreciated for tax purpose. अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टैक्स के हिसाब से तो साफ हो चुका है ये मशीन, टैक्स के हिसाब से तो जीरो हो चुका है, बट बुक वैल्यू 240 अभी भी ये बोल रहा है। तो ये ऐसे समझना है कि अकाउंटिंग में वैल्यू अलग है और टैक्स में वैल्यू अलग है, तो हमको कौन सा फॉलो करना है? टैक्स वाला फॉलो करना है। तो अकाउंट्स के हिसाब से जीरो है, अकाउंट्स के हिसाब से बुक वैल्यू टैक्स के हिसाब से बुक वैल्यू जीरो है, और अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 240 है, तो हमको टैक्स वाला मानना है, हमारे लिए जीरो है ये। मशीन हैज बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम्स एंड इट कैन नॉट फेच मोर देन 30,000 इफ सोल्ड एट प्रेजेंट। 30,000 से ज़्यादा का नहीं बिकेगा ये, जीरो वैल्यू है, 30,000 का ही बेचोगे तो भी SLM मेथड हुआ तो कैपिटल गेन हो गया ये तो, और WDV मेथड हुआ तो कैपिटल गेन नहीं है। इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 years. Company has been offered 1 lakh rupees for the old machine. तो स्टूडेंट विच एवर इज हायर देखा जाएगा। पैसे मार्केट में बेचने जाओ तो 30,000 का बिक रहा है, पर अगर एक्सचेंज में दूँ तो 1 लाख का बिक रहा है, तो मैं 1 लाख में बेचना पसंद करूंगा ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख मानी जाएगी, 30,000 नहीं लेनी है। अच्छा, फॉर अ ट्रेड इन ऑफ न्यू मशीन विच हैज अ प्राइस ऑफ 4.5 लाख, नई मशीन 4.5 लाख की है, लाइफ ऑफ न्यू मशीन 10 साल है, विद सैलवेज वैल्यू 35,000, तो मतलब पुरानी मशीन चलाए तो भी 10 साल चलेगा और नया मशीन चलाए तो भी 10 साल ही चलेगा, तो इंक्रीमेंटल से कर सकते हैं। फर्दर कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट फॉर टैक्स पर्पज WDV मेथड एट 7.5% इज कंसिडर्ड। WDV लगाते हैं इनकम टैक्स में, तो हमको इनकम टैक्स ही फॉलो करना है, WDV मेथड लगाना है। एंड दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट। ये मशीन एक ही इकलौती मशीन है, तो ये मशीन इकलौती है, पर मैं तो इसको हटा के जब नया लाऊंगा तो मेरा ब्लॉक तो तब भी एग्जिस्ट करेगा ना, और इस वजह से कैपिटल गेन लॉस नहीं बनेगा यहाँ। इसके अलावा सेल वगैरह सब दे दी तो वो इनफ्लो वगैरह में काम आता है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने जो डेप्रीसिएशन दे रखा है वो एज पर अकाउंट्स दे रखा है। ये कैसे पता चला? ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू तो जीरो थी ना टैक्स के हिसाब से, तो डेप्रीसिएशन तो अब लगना ही नहीं चाहिए, तो हम समझ गए कि ये SLM से लगा हुआ है, यानी अकाउंट्स के हिसाब से लगा हुआ है। तो यहाँ तक के फिगर काम के है, इसके नीचे का सब गलत है अपने लिए। एनालाइज वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस। अच्छा, बोल भी दिया इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। तो कैसे किया? वही कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन ले ली पहले 4.5 लाख, कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, माइनस कर दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 1 लाख, है ना, बात हो गई थी अपनी। 30,000 में भी बिक रहा है और 1 लाख का भी बिक रहा है, तो विच एवर इज हायर, तो 1 लाख लेंगे। तो ये आपका आउटफ्लो आ गया। अच्छा, प्रॉफिट एज पर बुक्स गिवन था, डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट्स था, तो हमने उसको ठीक गलत कर दिया, तो हमने उसको ऐड बैक कर दिया, तो आपका PBDT आ गया, उससे इंक्रीमेंटल PBDT आ गया आपका। इंक्रीमेंटल PBDT लिख दिया 10 साल का, इंक्रीमेंटल PBDT लिख दिया 10 साल तक का, है ना, और उसमें फिर डेप्रीसिएशन लगा दिया। कौन से मेथड से? SLM से नहीं, WDV मेथड से लगा दिया। तो WDV मेथड में कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं? ओपनिंग WDV, तो ओपनिंग WDV क्या है आपकी? 0। फिर आपने खरीदा कितने का स्टूडेंट? 4.5 लाख का, और आपने पुराना बेच दिया, तो पुराना बेच दिया 1 लाख का, तो आपकी ब्लॉक वैल्यू 3.5 लाख की तो बची। तो जब 7.5% लगाएंगे तो 7.5% लगाएंगे तो 3.5 लाख पे तो लगाएंगे,
तो वो लगा दिया 26,250 और फिर उसका 92.5% करते जाओगे तो आगे का डेप्रिसिएशन आएगा, पीबीटी आ गया, टैक्स लगा दिया, सीफेट आ गया, पीवी। अच्छा, लास्ट में पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू लिया, यहाँ कैपिटल गेन बन सकता था, यहाँ कैपिटल गेन आ सकता है स्टूडेंट्स, पर क्वेश्चन ने इग्नोर करने बोला है क्योंकि WDV मेथड है ना, तो लास्ट में कैपिटल गेन लॉस निकल जाता है उसमें, तो यहाँ उन्होंने इग्नोर करने बोला और आउटफ्लो माइनस किया एनपी। कंक्लूड कर दूं क्या फाइनली कि कर लोगे? तो करो, अभी अपने पास अभी भी टाइम है, आप लोग करिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को, और फिर दिक्कत हो तो मुझे आज ही बता देना या कल सुबह तक बता देना, जो कल दोबारा क्लास ले लो, ठीक है ना? ओके ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। एक मौका मिला है, मैं तो यही बोलूँगा कि पढ़ने का सेकेंड ग्रुप में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि हम फर्स्ट ग्रुप पढ़ते पढ़ते सेकेंड ग्रुप कवर नहीं कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा मौका मिला है, अभी भी बहुत टाइम है, जिसने अभी भी नहीं पढ़ा है अभी भी पढ़ सकते हो, दिन रात लगे रहो, 16-16 घंटे पढ़ो, है ना, आप अभी भी पास कर सकते हो सेकेंड ग्रुप। बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, ये बहुत ही भगवान ने आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है ना। माचिस का उन्होंने काम किया है कि आग लगा दी थोड़ी सी, जिससे इंडिया वाले घबरा गए और आपको एक मौका मिल गया। डू नॉट फील अनलकी, यू आर वेरी लकी कि आपको टाइम मिला है सेकेंड ग्रुप को दोबारा अच्छे से करने का। चलो ऑल द वेरी बेस्ट।